वेलकम टू योर चैनल विद्या गुरुकुल। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात किया, जिसमें मैंने आपको 57 क्वेश्चन बताए थे। और उन 57 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ करके जाते हैं फिजिक्स में तो आपकी बोर्ड में नैया पार लग जाएगी। उसी को देखते हुए आज हम आपके लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस, है ना। तो इन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे आज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर इनको आप पढ़ लेते हैं तो आपको इससे बाहर बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, है ना। आप बोर्ड एग्ज़ाम देकर के आइए, फिर हमें बताइए कि आपको क्वेश्चन यहाँ से मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसा कि पहला लिखा हुआ है 60 की 2 सेम्फ्रेंकल 2, यह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा आपका है परासरण दाब क्या है ना। परासरण दाब क्या है, आप कैसे दिखाएंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, तो आपको परासरण दाब की डेफिनेशन बतानी है और आपको ये प्रूव करके दिखाना होगा कि अणुसंख्य गुणधर्म यह है तो कैसे है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है कोलराउस का नियम और इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कोलराउस का नियम देखना है और इसके न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं उसको देखना होगा। फिर आपका ये क्वेश्चन जो है हटा दिया गया, ठोस अवस्था पूरा का पूरा चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखेंगे तो H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है, क्यों। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन आपको बताना है उनको कि H2S एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है उपसह संयोजी यौगिकों के आईपीएससी नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार इसके ऊपर स्टार बनाया हुआ है। तो उपसह संयोजी यौगिकों के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईपीएससी नेम आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना पर टिप्पणी कीजिए। तो प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना पे आपको टिप्पणी करना है। अगले अगर हम सवाल की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो नष्ट समीकरण क्या है। ठीक है, नष्ट इक्वेशन और इसके न्यूमेरिकल्स। नष्ट इक्वेशन क्या होती है और इसके न्यूमेरिकल्स क्या हैं, इनकी बात करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन का डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, वो समय के साथ आता रहेगा। अभी मैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, बाद में इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कार्बोहाइड्रेट के डी व एल विन्यासों से आप क्या समझते हैं। डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज के संरचना सूत्र बताइए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका डी व एल विन्यास के बारे में आपको बताना है और उनका डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज का संरचना सूत्र बताना है। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का संरचना सूत्र जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ करके जाना बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मोलरता है। मोलरता है मतलब मोलालिटी है और मोल प्रभाज मतलब मोल अंश बोले चाहे मोल प्रभाज बोले, अंग्रेजी में बोले तो मोल फ्रैक्शन बोले, और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल आपको ढंग से पढ़ करके जाना है। ठीक है, तो इनके ऊपर के न्यूमेरिकल को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। अगला क्या है, अगला सवाल है आपके सामने शून्य कोड की अपक्रिया एवं प्रथम कोड की अपक्रिया। यही दोनों बची हुई हैं, द्वितीय कोड की अपक्रिया को हटा दिया गया है। तो शून्य कोड की अपक्रिया एवं प्रथम कोड की अपक्रिया का व्यंजक, इसका अर्धायुकाल का जो व्यंजक होता है उसका, और इसके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसके ऊपर मैंने कई बार स्टार बनाया हुआ है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, अगला क्या है, Fe2+ तथा Fe3+ में कौन अनुचुंबकीय है, कौन और क्यों। ठीक है, इनमें से कौन अनुचुंबकीय होगा और इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा। दूसरा क्या है, Zn2+ लवण रंगहीन है जबकि Na2+ लवण रंगीन है, क्यों। ठीक है, तो Zn2+ लवण रंगीन होता है मतलब रंगहीन होता है जबकि Na2+ रंगीन होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो इसको आपको बताना होगा। फिर अगला सवाल है उपसह संयोजी यौगिकों के संबंधित वर्नर सिद्धांत, है ना। वर्नर थ्योरी आपको डिटेल में बताना है कि वर्नर थ्योरी क्या होती है, कि उपसह संयोजी यौगिकों से संबंधित वर्नर थ्योरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, है ना। इसका आपको
इसकी क्रियाविधि बतानी है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि क्या होती है, पूरी की पूरी डिटेल में इसको आपको बताना होगा। ठीक है, तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे रासायनिक अपक्रियाएं, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करेंगे वाले जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं हैं उनको आप अच्छे से पढ़ करके जाना, और इसी चैनल के अंदर ये सारी डिटेल वीडियो इसका मिलता रहेगा। ठीक है, हेलो एल्केन में एक अणु और द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है, मतलब SN1 व SN2 अपक्रियाओं को आपको बताना है। SN1 अपक्रिया क्या होती है, SN2 अपक्रिया क्या होती है, उसको डिटेल में आपको यहाँ पे दिखाना होगा। ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया, ठोस अवस्था चैप्टर ही हट गया है, तो इसको पढ़ना ही नहीं है। फिर अगला क्या है, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम की इसकी व्याख्या करना है और इसके न्यूमेरिकल को आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, राउल्ट का नियम की व्याख्या डिटेल में बतानी है, फिर इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको ढंग से पढ़ना है आपको। उसके बाद हेनरी का नियम। ठीक है, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम दोनों के दोनों एक ही चैप्टर्स के अंदर हैं, तो इनको आप ढंग से पढ़ लेना। अगला क्या है, अगला आपका है ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अपक्रिया। तो ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अपक्रिया, उसकी अपक्रिया के अंदर क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। अगला है एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको करना है कि एसिटिलीकरण होता क्या है, और उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना रहेगा। फिर अगला क्या है, प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड के लिए। फिर अगला कौन सा है, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। संक्रमण तत्वों की विशेषताओं को आपको डिटेल में बताना है कि संक्रमण तत्वों की 4-5 विशेषताएं आपको ढंग से याद कर लेनी है, फिर उनके बारे में आपको बताना रहता है। फिर आप अगला कौन सा है, अगला है आपका कीटोन फेलिंग विलयन तथा टालिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह के होते हुए भी कर देता है, क्यों। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन आपको बताना है कि ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया है कि रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाया जाता है, इस बात को आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, कि ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला है मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है। मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में चर्चा करनी है इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28, अपक्रिया के वेग के न्यूमेरिकल। ठीक है, अपक्रिया के वेग के न्यूमेरिकल कौन कौन से होते हैं, मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर और इसी चैनल्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जा करके। आगे क्या है, गिब्स ऊर्जा। ठीक है, गिब्स ऊर्जा क्या है और इसके न्यूमेरिकल्स, गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, उपसह संयोजन संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एक नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को उदाहरण सहित आपको दिखाना है। यह है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर क्या है, डीएनए व आरएनए में अंतर। डीएनए व आरएनए में अंतर क्या होता है, इसको आपको बताना है। उपसह संयोजन संख्या की सीएफटी थ्योरी है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है या कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो आपके पास है, उपसह संयोजन चैप्टर है, उसके अंदर सीएफटी सिद्धांत होता है। सीएफटी सिद्धांत को आपको डिटेल में पढ़ाना है। ठीक है, उपसह संयोजी यौगिकों का सीएफटी सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। यहाँ पर संख्या लिख गया है, यौगिक होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सही कर लेना उसको। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की बनाने की विधियाँ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बनाने की विधियाँ कौन कौन सी, बेंजल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र एवं रासायनिक अपक्रियाएँ। और अगला कौन सा है आपका है, प्रोटीन के उपयोग और संरचना। 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl विलियम में किसका परस्पर दाब अधिक होगा वह स्पष्ट कीजिए। तो यूरिया है 0.1 मोलारिटी
और 0.1 मोलारिटी क्या है, NaCl है। दोनों में से किसका प्रदर्शन दाब, किसका ऑस्मोसिस प्रेशर ज़्यादा होगा, उसके बारे में आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? ठीक है, फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन एथेनॉल जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, ऐसा क्यों, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, प्रतिपराशर दाब की व्याख्या कीजिए। पराशर दाब का उल्टा होता है प्रतिपराशर दाब, और वो क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। लिगेंड पर टिप्पणी करना है कि लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अगला क्या है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, इसके बारे में आपको बताना है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का संरचना सूत्र, ये पीछे भी मैंने बताया था आपको कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का संरचना सूत्र आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला है विद्युत कण संचलन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर क्लोरोबेंजीन के साथ हेलोएल्किनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण को समझाइए। ठीक है, तो इन तीनों बातों को आपको यहाँ पे बताना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्या होता है जब, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आपको पढ़नी है। और फिर लास्ट में क्या है आपका आखिरी नंबर 46 नंबर है नेमिंग रिएक्शन इम्पॉर्टेंट। तो क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे, और नेमिंग रिएक्शन, ये तीन एक ऐसे होते हैं कि लगभग 50% सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका केमिस्ट्री का इन्हीं से आता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे और नेमिंग रिएक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको डिटेल वीडियो के साथ में प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके सामने 46 क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन को बारी बारी से मैं इसी चैनल के ऊपर आपको बारी बारी से सारे सभी क्वेश्चंस को कराता रहूँगा। आप उनका बार बार रिवीजन करते रहिए और बोर्ड एग्जाम में 100% सफलता आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स का इससे पहले मैंने बता दिया था, केमिस्ट्री का आज बता दिया है, और इसके आने वाले वीडियो में हम आपको अन्य सब्जेक्ट्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद,